A very good afternoon to all. I, Rashri Nagar, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcomes you all in our live page. Today, before starting my interaction, I would like to say thank you to Biyani Management who gives me an opportunity to be live fronting of you. So, the topic of today's interaction is the role of plants in immunity boosting. So, इस टॉपिक को डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से इससे जुड़े कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करना चाहूँगी जैसे कि आप सभी ने इसमें देखा कि इम्यूनिटी एक मेन कीवर्ड है। इम्यूनिटी को जानना सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि जब तक यदि हम इम्यूनिटी को नहीं जान पाएंगे तो इसे बूस्ट करने के बारे में कैसे सोचेंगे। इम्यूनिटी का इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं या क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम दिन में कितनी ऐसे कई हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स के संपर्क में आते होंगे जो अल्टीमेटली हमें डैमेज करते हैं या हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि ऐसा क्या हमारी बॉडी में कुछ है जो कैपेबिलिटी रखता है या एबिलिटी रखता है इन जर्म्स, वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, यस डेफिनेटली वी हैव अ ब्यूटीफुल सिस्टम जो कि हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है, विच इज़ नोन एज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि क्या इम्यून सिस्टम के पास ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी एबिलिटी है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रही है या इनके अगेंस्ट जो भी पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम कर रही है। तो ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की थ्रू द इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी कहलाती है। यदि हम थोड़ा सा साइंटिफिकली बात करें तो हम देखेंगे कि जो इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स में कैरेक्टराइज होती है। कैसे? इम्यूनिटी को हम 2 टाइप्स में ऐसे कैरेक्टराइज करते हैं। जो फर्स्ट है वो इन्नीट इम्यूनिटी है, जो सेकेंड वन है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो जो फर्स्ट इन्नीट इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें प्रोवाइडेड होती है। उसी तरीके से जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो आप आफ्टर बर्थ गेन करते हैं जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहूँगी। जैसे कि हम स्किन हैं, हमारे टीयर्स हैं, इन सब के बारे में तो हम सुनते ही हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में इन्हें हमें जैसे स्किन की बात करें हम तो स्किन हमारी थ्रू आउट द बॉडी जो है एक लेयर की तरह काम कर रही है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर्स होते हैं। वो बैरियर्स किसी भी फॉरेन पार्टिकल को आपकी बॉडी में आने से रोकते हैं। वो बैरियर्स जो हैं वो एनाटॉमिक सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, आपके इन्फ्लामेटरी भी हो सकते हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ द बैरियर्स। तब इन बैरियर का काम क्या होता है? जैसे मैं एनाटॉमिकल बैरियर में से एक एग्जांपल लूँ स्किन का। स्किन क्या करती हैं? स्किन एज अ बैरियर या बैरिकेड की तरह काम करती है। आप सभी ने बैरिकेड देखा होगा। बैरिकेड लगाने पे कोई भी जो पर्सन है उस बैरिकेड को, वैसे ही स्किन जो है फॉरेन पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने दे सकती। ऐसे एग्जाम्पल, यदि स्किन का ही एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे हम डेली बाथ लेते हैं, बाथ लेने पे हम वाटर से बात लेते, तो क्या आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया कि क्या पानी हमारी बॉडी में एंटर क्यों नहीं कर पा रहा, बॉडी में क्यों नहीं जा रहा? बिकॉज जो स्किन है वो बैरियर की तरह काम कर रही है। इसी तरीके से कभी हम आंधी में जाते हैं, बहुत तेज हवा चल रही होती है, बहुत डस्ट चल रही होती है, उस समय हमारी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, टीयर्स आने लग जाते हैं। तो वो टीयर्स क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको सभी को अपने साथ में वहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि वो जो डस्ट के साथ आने वाले माइक्रोब्स है वो आपकी आंखों को इफेक्ट ना करें। उसी तरीके से जो ये डियर्स होते हैं वो अपने साथ में सलाइन वाटर रखते हैं। सलाइन वाटर मीन्स जो इनका वाटर होता है वो अपने में एल्कलिटी रखता है और हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एल्कलिनिटी में या एल्काइल कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो टीयर्स हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। सेकंड बात करें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। हो सकता है कई बार हम ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हो या ऐसे एनवायरनमेंट का में जाकर हमने कुछ जहाँ का कंटामिनेटेड फूड हो हमने इनटेक कर लिया, तो वो डायरेक्टली क्या करता है हमारी फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है।
या इसका एक जनरल एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो मैं मलेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल एनोफिलीज होती हैं वो पैरासाइट को, जो कि कॉज करता है मलेरिया, उसे लेके हमारी बॉडी में एंटर कराएगा। अब हमारी बॉडी में हमें पता है कि जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो किसके थ्रू, फीमेल एनोफिलीज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो वो क्या करेगा, स्किन पे बाइट करेगा। अब स्किन पे बाइट करने पे, अब हमने पहले तो कहा कि स्किन जो है वो हमारी एज ए बैरियर काम करती है, बैरियर के साथ साथ पर उसमें फीमेल एनोफिलीज ने क्या किया, अपने पिक के थ्रू हमारे इंटरनल ब्लड के अंदर उसे जनरेट कर दिया, उसे रेगुलेट कर दिया। अब जब वो हमारे इंटरनल ब्लड में चला है, बैरिकेड क्रॉस ही कर दिया है, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है कि आफ्टर एंटरिंग इनटू द ब्लड हम उसके अगेंस्ट फाइट कर सके? तो यस, डेफिनेटली वी हैव। जो हमने सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ी, दैट इज एक्वायर इम्यूनिटी, वो अब काम करना शुरू करेगी, क्योंकि आप इसे आफ्टर बर्थ गेन कर रहे हैं। आज जब आपका पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर किया, तब आपकी बॉडी क्या करेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जनरेट करेगी, बिकॉज जो इम्यून सिस्टम है बहुत सारे सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज के सिक्रीशन से मिलकर बना है। तो वो सेल सिक्रीट करेगी। वो सेल्स किस टाइप की होंगी, बी सेल्स हो सकती हैं, टी सेल्स हो सकती हैं। तो जो बी सेल्स होंगी वो जैसे ही उस फॉरेन पार्टिकल, दैट मीन्स पैरासाइट के कांटेक्ट में आएगी, तो खुद डिफ्रेंशिएट होने लग जाएगी। डिफ्रेंशिएट कैसे होगी, वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, जनरेट करेगी, जिसे हम प्लाज्मा सेल के नाम से जानते हैं। जो दूसरी सेल वो जनरेट करेगी उसे हम मेमोरी सेल के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों का एक अपना अलग अलग काम है इम्यूनिटी में। जो प्लाज्मा सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, के लिए एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगी, जिसे आप शायद पहले से जानते होंगे। वो एंटीबॉडीज अब उस पैरासाइट के, मीन्स फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट फाइट करने का काम करेगी और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरी टाइप की जो हमारी सेल्स है, दैट इज योर मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, मेमोरी सेल्स उसकी एक इमेज क्रिएट कर देगी हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में एक उसकी इमेज क्रिएट कर देगी कि हाँ, दैट पर्टिकुलर जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। तो इन केस कभी सेकेंड टाइम भी आपका एक्सपोजर उस वायरस से, पैरासाइट से या जर्म से होता है, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में उसके लिए मेमोरी बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। तो आपकी बॉडी तुरंत ही क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो सिक्रीट कर देगी। तो एंटीबॉडी क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा के वो तुरंत उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देंगे और आप उस इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारी इम्यूनिटी की। अब बात आती है कि क्या हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं? तो नहीं, हम लोग बहुत ही, हमारी जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें इस इम्यूनिटी को, इस इम्यून सिस्टम की देखरेख करना, इस इम्यून सिस्टम को का ख्याल रखना तो भूल ही जाते हैं। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो डेली लाइफ में जैसे जर्म्स, वायरसेस और इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो बूस्टिंग के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। बूस्टिंग के वे में हम सबसे पहला वे ले, तो सबसे पहला वे आपका कौन सा होता है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज, कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं, कुछ लोग योगा भी करते हैं। एनीवे, जिस भी आप फॉर्म में अपनी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, प्लीज़ आप एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। सेकेंड वे जो होता है वो ये होता है कि आप अपना स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा डाउन रखें। स्ट्रेस लेवल डाउन रखने से क्या होगा कि जो आपकी सेल की ग्रोइंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अब स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है, दैट इज़ द मेडिटेशन। आप प्लीज़ मेडिटेशन किया कीजिए ताकि उससे आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग भी बढ़े और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो। अब थर्ड थिंग जो आती है, दैट इज़ द मेन थिंग, वो ये है कि क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? तो हाँ, हम हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ें, जैसे प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट की बात करूँ, हम डेली लाइफ में कुछ ऐसे प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, पर उनका प्रॉपर कंजम्पशन करना, एक सफिशिएंट अमाउंट में कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस तरीके के जो हार्मफुल वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, आप उनसे लड़ सकें। तो मैं वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को ले रही हूँ, दैट इज अवर पपाया।
पपाया के यूज़ शायद सब लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक बार डिस्क्राइब करना चाहूँगी। जो पपाया होता है वो मेन रिसोर्स होता है, विटामिन सी इसमें बहुत प्रेजेंट होता है। इट्सेल्फ पपाया हम लोगों ने सबने सुना होगा कि पपाया डाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे का रीज़न आपने जाना है? पपाया में एक्चुअली होता क्या है, पपाया में पेपिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये पेपिन एंजाइम क्या करता है, जो हम फूड इंटेक करते हैं उस फूड में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, हमारे प्रोटीन्स भी होते हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो फैटी एसिड को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए जो हमारे होता है वो क्या करता है, उस फैटी एसिड, जो फैटी एसिड हमने कंजम्पशन किया मील के थ्रू, उसके टफ फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर कर देता है। और वो डॉक्टर्स हमें प्रेस्क्राइब करते हैं कि यदि आपको अपनी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप प्लीज़ पपाया का कंजम्पशन किया कीजिए। इसी के साथ पपाया में पोटेशियम, विटामिन बी, फॉलेट, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए सभी प्रेजेंट होते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि कोई भी फ्रूट यदि अपने साथ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए का कॉम्बिनेशन रखता है तो वो फ्रूट बेस्ट वन माना जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी मील में पपाया का भी कंजम्पशन किया कीजिए। सेकंड जो मैं प्लांट प्रोडक्ट बताना चाह रही हूँ दैट इज़ योर गार्लिक। गार्लिक सभी के घरों में मिलता है। गार्लिक को जनरली हम अपने फूड का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए काम में लेते हैं। अब फूड फ्लेवर के साथ साथ ये इम्यूनिटी बूस्टिंग सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। इजिप्ट में तो लोग इसे एज ए करेंसी काम में लेते हैं। करेंसी की जितनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस वो लोग गार्लिक को देते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या कभी आपने सोचा है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यदि हम 1 क्लोव ऑफ गार्लिक का कंजम्पशन करें तो हमें उसमें क्या क्या मिलेगा, उसमें हमें 5 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम, 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम एंड मोर देन 100 सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स मिलेंगे। इसीलिए आपको इतना सारा एक ही क्लोव ऑफ गार्लिक में मिल रहा है, तो क्यों ना आप डेली एक करें। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि गार्लिक है उसे आप कुक करने की बजाय रॉ इंटेक करें। उस रॉ इंटेक से क्या होगा, क्योंकि आफ्टर कुकिंग क्या होता है, उसकी जो भी लिक्विड होती है वो एवोपरेट हो जाती है, तो उसमें प्रेजेंट जितने भी आपके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे डिग्रेड हो जाते हैं और फिर गार्लिक आपके किसी काम की नहीं आती। तो आप रॉ इंटेक करेंगे तो वो सारे लाइव कंडीशन में रहेंगे और आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो मैं दैट इज ग्रीन टी। ग्रीन टी का जो मैं बताना चाहूँगी, ग्रीन टी क्यों ज़रूरी है। ग्रीन टी एक्चुअली अपने में फ्लेवोनॉइड कंटेन करती है और फ्लेवोनॉइड जो है वो बेस्ट वन है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह आप यदि काम में लेना चाहें तो फ्लेवोनॉइड को काम में ले सकते हैं और ग्रीन टी को काम में ले सकते हैं। उसी के साथ ग्रीन टी में एक मेन कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिगैलोकैटेचिन के नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में EGCG भी बोला जाता है। एक्चुअली एपिगैलोकैटेचिन क्या करता है, हमारी इम्यून सेल्स को बूस्ट करने का काम करता है। अब ये एडवाइजेबल होता है और अभी आजकल के सिनेरियो में तो हर जगह हर आर्टिकल में ये लिखा जा रहा है कि प्लीज़ आप ग्रीन टी का कंजम्पशन कीजिए। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना टी, वो टी जो होती है वो फर्मेंटेड होती है और वो जो टी फर्मेंटेशन वाली होती है, वो फर्मेंटेड टी जो होती है उसके जो न्यूट्रिएंट, मेन न्यूट्रिएंट ट्री में क्या है, EGCG। और फर्मेंटेशन के बाद में उस टी का मेन कंपोनेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर वो चाय किसी काम की नहीं आती। इसीलिए उस कंपोनेंट को इनटेक करने के लिए हम ग्रीन टी की एडवाइस करते हैं कि आपको ग्रीन टी लेना चाहिए। उसी के साथ साथ ग्रीन टी में एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है जिसे हम एल-थियोनिन के नाम से जानते हैं। एल-थियोनिन एक्चुअली हमारी बॉडी में जो जर्म्स फाइटिंग सेल्स है उन्हें बूस्ट करने का काम करता है। तो ये कहा जाता है कि प्लीज़ आप दिन में एक बार ग्रीन टी का कंजम्पशन ज़रूर करें रेदर देन दी ब्लैक टी पाउडर। जो मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगी वो नेक्स्ट में जिंजर को लेना चाहूँगी। जिंजर भी इजीली अवेलेबल होता है, बहुत चीप भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और सभी के घरों में मिल जाता है।
तो जिंजर जो है, जिंजर मेनली डिक्रीज करता है इन्फ्लामेशन को। और ऑस्ट्रेलियन अभी रिसेंट जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ऑस्ट्रेलियन जर्नल में, उसके हिसाब से तो ये कहा गया है कि जो जिंजर है वो अपने साथ एक मेन कंपोनेंट जिंजरॉल रखता है, और ये जिंजरॉल आपके बॉडी में क्रोनिक पेन जो हो रहा है उसको कम करने के, और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो रहा है उसे कम करने के लिए काम में आता है। और उसी के साथ जो जिंजर है वो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, एक्चुअली होता क्या है, कई बार जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने पे क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब कर देता है ड्रग्स, वो ड्रग्स हम लेते हैं। कई बार ये इन्फेक्शन क्या होते हैं, क्रोनिक हो जाते हैं, और हमें उन ड्रग्स को कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे जिस बैक्टीरिया के लिए हम उस ड्रग को ले रहे हैं, वो बैक्टीरिया एक्चुअली क्या करता है, उन ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। अब रेजिस्टेंस डेवलप करने के बाद एक्चुअली में क्या होगा, को लेते भी रहे लाइफ टाइम तक या आगे तक हम उसे लेते भी रहे, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज उसने तो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लिया। तो यदि इस टाइप का कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डेवलप हो गया है, तो उन ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी आप जिंजर का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी दैट इज़ स्पेनिश। स्पेनिश पालक सभी खाते हैं और खाते भी होंगे, और जिन्हें नहीं पसंद है तो मैं उन्हें एडवाइस करना चाहूँगी तो प्लीज़ आप पालक को खाएं, बिकॉज जो पालक है वो विटामिन सी और बीटा कैरोटीन का रिच सोर्स होता है। ये इन्फेक्शन फाइटिंग जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में उन्हें बूस्ट करता है, उन्हें जनरेट करता है। उसी के साथ जो स्पेनिश होता है वो कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए और फॉलेट का मेन सोर्स होता है। मतलब इतने सारे मिनरल्स उसमें एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक ही सब्जी में, यदि एक ही वेजिटेबल में आप है तो उसका कंजम्पशन ज़रूर करना चाहिए। जो नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगी दैट इज़ योर सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जो है आप जानते होंगे, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स, लाइम्स है, ये सभी हमारे सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। सिट्रस फ्रूट जो है विटामिन सी का मेन सोर्स है। जो रिसेंट रिव्यू आर्टिकल पब्लिश हुआ है न्यूट्रिशनल जर्नल में, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो विटामिन सी होता है, यदि हम डेली उसे इनफ अमाउंट में कंजम्पशन करें तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जैसे अभी जनरल सिनेरियो में या हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो कोविड-19 जो है वो स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसमें आपने एडवाइजरी देखी होगी, आप लोगों को डॉक्टर्स के थ्रू सलाह दी जा रही है कि आप सिट्रस फ्रूट का कंजम्पशन करें, जस्ट बिकॉज इसलिए कि इसमें विटामिन सी WBC के डेवलपमेंट को एनहेंस करता है, उनके जनरेशन को एनहेंस करता है। और WBC जो होती है वो मेन की कंपोनेंट होता है किसी भी इम्यून सिस्टम का इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इस जो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाने के लिए हमें सिट्रस फ्रूट का कंजम्पशन करना चाहिए। और ये आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, खुद इट सेल्फ मेटाबॉलिज्म के थ्रू विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि 100 milligrams of vitamin C by the way of citrus fruit daily consumption करें, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें एप्पल्स की। एप्पल्स क्या है, एप्पल्स में ऑलमोस्ट सारे विटामिन, जैसे कि डी, तो आप लोगों को पता है कि विटामिन डी सिर्फ हमें सनलाइट से मिलता है, तो विटामिन डी का तो कंजम्पशन हम सनलाइट से कर लेंगे। इसके अलावा जो भी विटामिन है हम वो फूड से करते हैं। तो एप्पल्स में विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है और ई भी होता है। तो सारे मोस्टली विटामिन जो हैं वो आपको एप्पल्स में ही मिल जाएंगे। इसी के साथ एप्पल में पैक्टिन प्रेजेंट होता है। पैक्टिन एक्चुअली एक फाइबर है जो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। होता क्या है, जब कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करती है। तो जो हमारी एंग्री सेल्स, जैसे फॉरेन पार्टिकल आया, मुझे गुस्सा आया और मेरी बॉडी ने सेल जनरेट करी, वो क्या करेगी, उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और उसे किल करेगी। तो जो मेरी एंग्री सेल्स है
से फाइट करके किल करना चाहती है, वो एंग्री सेल्स और प्रो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है वो कंजम्पशन एप्पल का करने से या फाइबर का करने से एंटी इन्फ्लामेटरी में चेंज हो जाएगी, और वो एंग्री सेल्स एंटी इन्फ्लामेटरी में चेंज होने के बाद क्या करेगी, जल्दी से ही इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को रिकवर कर देगी। ऐसी तरीके से ब्रोकली की हम बात करें, ब्रोकली भी कहा जाता है कि सुपर स्प्रेड ब्रोकली में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि आप अपनी डाइनिंग टेबल पे ज़रूर से ब्रोकली का कंजम्पशन करिए, बिकॉज ब्रोकली जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स से हैं और वो इम्यूनिटी बूस्टिंग में आपकी सपोर्ट करती हैं। ब्रोकली के लिए कहा जाता है कि यदि आप इसे रॉ की तरह यूज़ करें, रॉ ब्रोकली का यूज़ करें तो दैट इज़ बेनिफिशियल। बट इन केस यदि ब्रोकली को कोई रॉ नहीं कंज्यूम कर सकता है या उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, तो बेस्ट वे जो है वो स्टीमिंग है। आप स्टीमिंग करके उस ब्रोकली का कंजम्पशन कर सकते हैं। सो ये थोड़े छोटे छोटे टिप्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। इन सब का आप डेली लाइफ में कंजम्पशन करें तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा सेशन सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके के वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज यदि आप लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.bianicolleges.org